आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूस पढ़ेंगे, एंडेमिक पढ़ेंगे, और बायपोलर जो होती है वो जो डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसी की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि बैरियर्स और डिस्पर्जल्स जो है वो भी इसी में आज ही कवर हो जाए। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में अब उन्होंने सिंपली ये बात बताई है कि जैसे हमें पता है पूरी अर्थ पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें से बहुत सारे एनिमल स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी एनिमल स्पीशीज अभी मजीद रहती हों और वो यहाँ पे प्रेजेंट भी हो, लेकिन उनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई। बहुत सारी प्लांट स्पीशीज ऐसी हों, बहुत सारी इनवर्टिब्रेट्स और बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो ऐसे हों जो कि डिस्कवरी नहीं हो पाए। इसलिए हमें एग्जैक्ट जो नंबर होता है ना, कि हम ये कहें कि इतने एनिमल स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं अर्थ पे, या फिर इतने प्लांट स्पीशीज हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसके जो एग्जैक्ट नंबर है वो हम नहीं बता सकते। फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लास्ट लाइन में ये बताया है कि मोर देन 5 लाख स्पीशीज हैं प्लांट्स की, और 11,20,000 स्पीशीज हैं एनिमल्स की। ठीक है, जो कि नोन है, जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं। इनके अलावा हो सकता है कि और भी बहुत सारी हों जिनका हमें अभी फिलहाल पता नहीं है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी रीजन में जो रहते हैं, अर्थ पे जो रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोटा। और बायोटा दो चीजों से मिलके बनता है, फौना और फ्लोरा, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया था। फौना क्या होता है? जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं उन सबको हम कलेक्टिवली फौना कहते हैं, जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उन सबको हम कलेक्टिवली फ्लोरा कहते हैं। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि इसको, फ्लोरा को फ्लावर से याद रख लिया करें, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू प्लांट्स। तो फ्लावर से फ्लोरा याद रख लेंगे तो इसका मतलब आप लोगों को दूसरा भी पता चल जाएगा कि फौना क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते जाते हैं साथ साथ। इसमें कुछ छोटी थोड़ी बहुत बातें आएंगी, ये जो इतना ज्यादा वास्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आएंगी, जैसे ये जो थर्ड पैराग्राफ है, इसमें 3 बातें बेसिक जो बताई हुई है ना, उन्होंने जियोग्राफिक रेंज बताई है, जियोलॉजिकल रेंज बताई है, और इकोलॉजिकल रेंज बताई है। तो इसको, इसकी सिर्फ आप लोगों ने एक एक लाइन की डेफिनेशन करते जाना है, और एक कलेक्टिव इन्होंने एग्जाम्पल तीनों चीजों की इकट्ठे दी हुई है, वो एक एग्जाम्पल हमने कर लेनी है। ठीक है, इसलिए ये जो जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, उसके पॉइंट्स बना लें कि जियोग्राफिक रेंज है, जियोलॉजिकल है, इसका क्या मतलब है इसका, और उन तीनों की कलेक्टिवली कौन सी एग्जाम्पल बताई हुई है। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि क्लोज स्टडी ऑफ बायोटा हाउ एवर रिवील्स द फैक्ट दैट नन ऑफ द प्लांट और एनिमल स्पीशीज अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द इंटायर वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता ना कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, अगर मैं कहूँ कि हमारे एरिया में ये वाले प्लांट्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर वो यहाँ पे हैं तो वो पूरी की पूरी दुनिया में हर जगह पे ही वो प्लांट्स हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं हम ये पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं, जिनकी हर रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन है, हर कोई भी बायोटा है, कोई भी बायोस्फीयर है, कहीं पे भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन वो सब नहीं है, कुछ है। तो वो हम कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्लांट और एनिमल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जितना यहाँ पे है उतना ही किसी और एरिया में हो, उतना ही हर जगह पे हो। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत क्या क्यों पड़ी? ताकि हमें ये पता चले कि कौन से रीजन, कौन से एनिमल्स और कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेसिफाइड है, कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत सारी चीजें जगह होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। कुछ जगह की कुछ एनिमल्स के लिए स्पेशल होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि नदरन एरियाज में कौन कौन से होते हैं, डियर्स होते हैं, मार्खोर्स होते हैं, वहां पे होते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि उठा के उनको यहाँ पे ट्रॉपिक्स में लेके आया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो वहां के हैबिटेंट्स हैं और वहीं पे उनको रहना आता है, और यहाँ पे आके वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से इन एरियाज की गई है। सबसे पहली उन्होंने बताया जियोग्राफिक रेंज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एंटायर एक्सटेंड ऑफ लैंड और वाटर ओवर विच अ पर्टिकुलर स्पीशी नॉर्मली अकर्स। सिंपल सी बात है कि जियोग्राफिक रेंज वो होती है जिसके अंदर अंदर कोई भी स्पीशी जो है वो नॉर्मल रह रही है। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जियोलॉजिकल रेंज क्या होती है? ऑफ एनी स्पीशीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी, sorry, of a species in past epochs as well as present.
ऐसा होता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी जगह पे रह रहा था, फिर ऐसा हुआ कि उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गई, उनके हंटिंग हो गई, किसी वजह से उन्होंने माइग्रेट कर गए, ठीक है, और माइग्रेट करके उस जगह से उठ के किसी और जगह चले गए, तो वो जगह तो खत्म हो गई ना, फिर वो अब जहाँ पे रह रहे हैं वो उनका हैबिटेट है, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस जगह से पहचाने जाएंगे फिर, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जियोलॉजिकल रेंज में वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा एरिया जहां पे एक स्पीशी जो है वो अभी भी रह रही है और वो पास्ट में भी वहीं पे रह रही थी, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़े, या फिर कोई बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे फ्लड्स आ गए हैं या कुछ इस तरह की बातें हो गई हैं, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मूव करना पड़ता है, मूव नहीं करना पड़ता तो चलो वो फ्लड के उसमें ही बह के तो किसी और रीजन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजिकल रेंज होती है वो जियोग्राफिक से उसमें डिफरेंट होती है, कि जियोग्राफिक रेंज तो सिंपली बताइए ना कि फिलहाल जो स्पीशीज वहां पे रह रहे हैं उनकी वो जो लैंड है वो उनकी जियोग्राफिक रेंज है। जियोलॉजिकल रेंज होती है अभी भी रह रहे हैं और पास्ट में भी वो रह रहे थे। और जो इकोलॉजिकल रेंज है वो कोई मेजर बायोटिक कम्युनिटीज है, जैसे एक चीज जो है वो मेरीन एनवायरनमेंट पे रह रही है। अब हमने ये ऊपर हम लोगों ने सिंपली ये कहा कि लैंड है, कोई भी लैंड हो सकती है, लेकिन इकोलॉजिकल रेंज में उसको स्पेसिफाई कर दिया गया कि कौन सी लैंड है, मेरीन है, फ्रेश वाटर है, टेरेस्ट्रियल है, किस जगह पे रहते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ये इन एनिमल्स की जियोग्राफिक रेंज है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कौन से एरियाज हैं, आइदर के वो डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी मजीद वो कौन से ऐसे ट्रीज हैं जिनके ऊपर वो पाए जाते हैं या जिनके करीब करीब वो रहते हैं, उसको स्पेसिफाई कर दिया गया एज अ इकोलॉजिकल रेंज, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बताया है, एक एग्जांपल दी है मार्श रैबिट की, ठीक है। इसकी जियोलॉजिकल रेंज क्या है कि बिगिनिंग थी पैलियोसीन, ये हम पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं, पैलियोसीन अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, 50 मिलियन ईयर्स से वो एक ही जगह पे रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जियोलॉजिकल रेंज हुई उसकी रैबिट की, ठीक है। फिर उसकी जियोग्राफिकल रेंज क्या हुई कि वो साउथ सदर्न स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में रहता है, ठीक है। और इकोलॉजिकल रेंज क्या हुई, सदर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो बता दिया ना कि ये एरिया है जहाँ पे वो रहता है, उसके अंदर फर्दर वो मार्शी एरियाज में, ठीक है, ठीक है, या मार्शी एरियाज जो है, यानी कि ये जो दरख्तों वगैरह के पास होते हैं, मार्शेस जो होते हैं उनके करीब रहता है, वो किस तरह से स्पेसिफाई किया गया, ये उसकी इकोलॉजिकल रेंज है। तो तीनों रेंजेस आपको समझ आ गई किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। इसकी ये जो एग्जांपल है मार्श रैबिट वाली, उससे आप याद रख लीजिएगा कि जियोलॉजिकल रेंज का मतलब है वो इतने मिलियन ईयर्स से वहां पे रह रहा है, फिर जियोग्राफिकल है कि वो अभी फिलहाल कहाँ पे रह रहा है, नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर फर्दर उन्होंने बताया कि ये मार्शी एरियाज में रहता है, तो वो उसकी इकोलॉजिकल रेंज हो गई, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, आपने सिर्फ इतना ही करना है इसमें कि इनके नाम याद कर लेने हैं, इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन, और फिर ये जो कलेक्टिव उन्होंने बताई हुई है एक एग्जांपल, इसको कर लेना है। आगे हमारे पास पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे आपके कोर्स आउटलाइंस में भी इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही ये होता है कि हर जगह, एवरीवेयर, ठीक है, हमें कोई स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कोई एरिया के यहाँ पे होगी, दुनिया में हर जगह कोई भी चीज पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिजम्स, कॉस्मोपॉलिटन इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये हर जगह पाई जाती है। A few animals are distributed throughout the world in all climatic zones or in at least one climatic zone of all continents, यानी कि हर climatic zone में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट इंजॉय यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो दुनिया में हर जगह पाए जा रहे हैं, उनको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इनके एग्जांपल्स हैं रैट्स, बैट्स, रैबिट्स। यानी इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान से उठ के किसी नदरन एरिया में चले जाते हैं, पाकिस्तान से उठ के आप किसी साउथ अमेरिका में चले जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में चले जाते हैं, या यूएसए या कहीं भी और, तो आपको ये वाली सारी चीजें मिलेंगी वहाँ, रैट्स, बैट्स, रैबिट्स, कुकूज, अर्थवॉर्म्स, ठीक है, ये सारी इसका मतलब है कॉस्मोपॉलिटन होती है। उसके बाद हमारे पास है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का वही मतलब है कि जो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है वो डिसकंटिन्यूस है। कॉस्मोपॉलिटन को हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह है ना। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है
कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनका उनके कुछ हैबिटेट्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये वाला स्पेसिफाइड इसके लिए, ये वाला स्पेसिफाइड इसके लिए, और वो सेपरेट हुआ है। जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रहते हैं उन्होंने सेपरेट किया हुआ है अपनी जो टेरिटरीज है उनको। Those animals which are found to inhabit one or more area which are widely separated, often by thousands of miles, but not present in regions in between them, are said to have discontinuous distribution. अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है ना ये काफी ज्यादा हैं, तो इनमें से मेरा ख्याल आप एक या दो कर लें, कैमेलिडी की कर लें और एलिफेंटिडी की कर लें। ये इनकी फैमिलीज के नाम है, ठीक है। कैमेलिडी से आपको पता चल रहा होगा कि ये कैमल्स हैं, ठीक है। कैमल्स जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ओल्ड वर्ल्ड एंड बाय अनदर जीनस, इनको ये भी कहते हैं, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। लामास जो है वो साउथ अमेरिका में, ये अलग अलग इन्होंने जीनस के नाम बताए, कैमलस और लामा। एक साउथ अमेरिका में पाया जाता है, एक ओल्ड वर्ल्ड में, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस होगी ना। कैमलस साउथ अमेरिका में पाया जाता है, लामा जो ओल्ड वर्ल्ड में नहीं पाया जाता। ये एक एग्जांपल ये वाली कर लें, एक आप एलिफेंटिडी की कर लें कि एलिफेंट जो है इनके दो जनरा हैं आज, ठीक है। लॉक्सोडोंटा अफ्रीका के एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीका के एलिफेंट्स आप लोगों ने वैसे ही सुना होगा कि बहुत ज्यादा मशहूर है कि वहाँ पे एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। और एलिफेंट होता है इंडिया में, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वाइटमैन। इसमें से आप ये दो एग्जांपल्स कर लीजिएगा। उसके बाद आगे इन्होंने डिसकंटिन्यूस जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके आगे अंदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस का वगैरह का बताया हुआ है। ये आई थिंक आप लोग छोड़ दें, इसको रहने दें। अच्छा, इसमें आई थिंक एक पेज जो है वो स्किप है, तो मैं आपको इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे बताने लगी हूँ, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है कि इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। एंडेमिक का मतलब आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को शायद पिछले जो नोट्स पढ़ाए थे तब भी बताया था कि एंडेमिक का मतलब होता है यहाँ के नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मैंने कहीं और किसी और कंट्री से मंगवाया और वो यहाँ पे आके रह रहा है, तो इसका मतलब वो एंडेमिक है, यानी कि यहाँ का नहीं है, वो किसी और जगह का स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म है। एंडेमिक का बेसिक मतलब होता है, आपने इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखनी है कि वो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन विच इज इन, इस तरह से लिख लें, a distribution in which organisms are restricted to particular continent। किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कॉन्टिनेंट जो है ना उसके अंदर वो रिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वो लोग वहीं पे उनकी जो शुरू से एवोल्यूशन जहाँ पे हुई, उनके जो फोर फादर्स जो थे, एंसेस्टर्स जो थे, वो वहीं पे उनकी फर्दर रिप्रोडक्शन हुई, ठीक है। उनकी जनरेशन जनरेशन वहीं पे रह रही हैं। उन्होंने ना तो माइग्रेशन की है, ना तो कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनकी वजह से उनकी कहीं पे भी माइग्रेशन हुई है, तो वहीं पे वो रह रहे हैं और वो जगह उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि उन्होंने वहीं पे रहना है। अगर किसी और कंट्री को वो चाहिए, किसी और कॉन्टिनेंट को वो चाहिए, तो वो उनको उठाकर माइग्रेट करवाएंगे, यानी कि एक या दो जिस तरह से जूज में पड़े होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है वो कहीं और पे मूव कर जाएं या रिप्रोडक्शन शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी है एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जिराफ्स ऑफ अफ्रीका। जिराफ जो होते हैं ना वो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड है वहां के लिए। और जिराफ अगर आप लोग कहीं और देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे कंट्री के लिए एंडेमिक है, ठीक है। अफ्रीका से उठा के वो किसी और कंट्री में लेके जाए गए हैं, लेकिन वहां पे उनकी जो है प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं हुई, ठीक है। इतनी बात नोट कर ली है आप लोगों ने, एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। सबने नोट कर लिए बच्चे? जी मैम कर ली। जी मैम कर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बायपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। बायपोलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो एक टाइप है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। और इसको बायपोलर का मतलब अगर आप लोगों को वैसे समझ आता हो तो इसका मतलब सिंपल ये बनता है ना कि दो पोल्स, टू पोल्स है, हैविंग टू पोल। बाय का मतलब टू और पोलर का मतलब दो पोल्स। तो बायपोलर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ बोथ हेमिस्फेयर। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, दे आर फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ बोथ हेमिस्फेयर्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जाती है कि एक प्लांट है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन वो जो प्लांट है ना वो आर्कटिक रीजन में भी पाया जाता है और साउथ अमेरिका की जो सदर्न टिप है ना वहां पे भी पाया जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों हेमिस्फेयर्स है ना, उसके हाई अल्टीट्यूड्स पे वो प्लांट पाया जाता है, तो उसको हम कह देंगे कि ये एक बायपोलर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिसकंटिन्यूस भी हुई ना, एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एंडेमिक नहीं है, और हर जगह भी नहीं पाई जा रही, कंटिन्यूस भी नहीं है। तो इसका मतलब बायपोलर जो होता है वो डिसकंटिन्यूस जो है उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दो बातें आपने, एंडामिक डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग से लिख लेनी है, बायपोलर डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग से लिख लेनी है। ठीक है, और जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन और डिसकंटिन्यूस, वो आपने यहाँ से कर लेनी है। यहाँ पे आई थिंक एक पेज मिसिंग था, उस पे ये दोनों लिखी हुई थी, लेकिन चले खैर। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपका कोर्स आउटलाइन है 1.24, 1.25, 26, 27, 28 और 29। 30 पे इन्होंने बैरियर्स और डिस्पर्सल लिखे हुए हैं। 30, 31 और 32 जो है ना आउटलाइंस आपके, उसमें बैरियर्स और डिस्पर्सल्स हैं। बैरियर्स और डिस्पर्सल्स आज ही पढ़ लें या फिर कल पढ़ लें इसको? कल पढ़ लेंगे। मैम कल तो संडे ना, मैम कल तो कल सैटरडे है संडे वैसे। इतना चाहिए। ठीक है मैम सर। कल होनी है आपकी क्लास? इतना काफी है आज के लिए? यस मैम। काफी है अ, मैम। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को फिर ये पढ़ा दूंगी, बैरियर्स और डिस्पर्सल जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास थोड़े ही दिन रह जाने हैं। आप लोगों को कोई आइडिया है कि ये छुट्टियां कब हो रही हैं ऑफ, ये ईद के लिए? 20, 21, 22। 20, 21, 22, 23 को नहीं हो रही? ईद तो 21 को है ना? 21 को एक दिन पहले होती है ना छुट्टी। नहीं, 20, वो 21, बात तो ठीक 22। है, लेकिन ईद की 3 छुट्टियां होनी चाहिए ना, 21, 22 और जी 23 जी। की भी तो होनी चाहिए। तो नहीं, हम तो तीन कर लेंगे। हम नहीं 4 वो कर तो, लेंगे। नहीं नहीं, वो तो हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे ना, जितनी उन्होंने छुट्टियां देनी है हमने भी तो देखिए, उतनी करनी है ना। गवर्नमेंट मैम गवर्नमेंट अकॉर्डिंग जो है ना, वो फिर होगी 20, 21, 22, और वो वीकली हो जाती है ना, सैटरडे और संडे। हमारी तो 5 दिन सैटरडे को होती नहीं है ना। अच्छा, सब। जी जी वेडनेसडे, थर्सडे, जी। फ्राइडे, 21, 22, ठीक है ठीक है। सही है जी, फिर हम देख लेंगे मंडे और ट्यूसडे। मंडे को तो चलो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, ये मैं आपको डिस्पर्सल और ये इंशाल्लाह। जो है जी जी। बैरियर्स ये करा दूंगी। उसके बाद आपके ना जी टोटल 2 टॉपिक्स रह जाते हैं, टॉपिक्स इन केस के। देखिए, जू जियोग्राफी रीजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, जू जियोग्राफी में नियार्कटिक रीजन, ओरिएंटल, ट्रॉपिकल, नियो ट्रॉपिकल वगैरह वगैरह। ठीक है, एक वो वाले रीजन हैं वो हम लोगों ने एक दिन में इंशाल्लाह कवर कर लेने हैं। उसके बाद आइलैंड्स और कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स और ओशियानिक आइलैंड्स जो हैं वो पढ़ने हैं, वो एक दिन, उनके लिए एक दिन चाहिए। और उसके बाद हमारे पास 2-3 टॉपिक्स और हैं, उनके लिए एक दिन चाहिए। तो ये आई थिंक आपका 3 से 4 दिनों का टोटल आपका सिलेबस रह गया है। वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ईद के बाद कंप्लीट कर लें। साथ साथ इसको पढ़ते इंशाल्लाह। जाएं और याद भी करते जाएं। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए शॉर्ट हो जाएगी सारा, और फिजियोलॉजी के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगी फर्दर जितना भी हम लोगों ने पढ़ना है वो सारा शॉर्ट शॉर्ट करके आपको पढ़ा दूं। ठीक है, ये वाले जो नोट्स हैं आज वाले, ये मैंने आपको सेंड कर दिए हैं आपके ग्रुप में, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, किसी भी बारे में। चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह क्लास होगी। मंडे को आप लोगों का इसका फिजियोलॉजी का टेस्ट हो जाएगा। कल मैं कोशिश करूंगी कोई नया टॉपिक हम शुरू करें, डाइजेशन में से कर लें या फिर थर्मोरेगुलेशन में से कर लें। और कल इसका हम लोग ये फर्दर पढ़ लेंगे, डिस्पर्सल और ये जो है बैरियर्स। ठीक है जी, चलें फिर हम क्लास एंड करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? तो खुद ही लीव करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।